हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था, कल जो हमने टॉपिक किया था वो था लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हमने कल बात की थी। आज जो है हम पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में इसमें हमने कल आयनिक बॉन्ड भी कवर किया था। बॉन्ड पैरामीटर्स में हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में। पोलैरिटी के बारे में इसमें एक रह गया है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के बारे में भी हम इसमें बात करें। सबसे पहले बॉन्ड का क्या मतलब है? बॉन्ड का मतलब होता है जुड़ना। बॉन्ड का क्या मतलब होता है? जुड़ना। हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? किन्हीं भी दो एटम मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। क्या डेफिनेशन हुई? द डिस्टेंस बिटवीन equilibrium distance, the equilibrium distance between two bonded atom। तो bonded atom के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। अगर जो है बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा होगी, तो इसका क्या मतलब है कि दो एटम के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा डिस्टेंस होगा। यानी कि ग्रेटर द डिस्टेंस, greater the distance, increasing the bond length, increasing the bond length, bond length। अगर एटम का साइज, एटम का साइज अगर बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ क्या है? इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्योंकि अब देखो, जैसे कोई भी एटम है, अगर ये छोटे एटम्स हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ निकालना आसान है। इनकी बॉन्ड लेंथ हमेशा डिक्रीज मिलेगी, छोटी मिलेगी। लेकिन जितना बड़ा एटम होगा, जितना बड़ा एटम का साइज होगा, उतनी ही बॉन्ड लेंथ निकालना क्या है? टफ रहेगा। और बॉन्ड लेंथ वो हमेशा ज्यादा ही आएगी। बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी? इंक्रीज ही रहेगी। बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी? इंक्रीज लगेगी। लेकिन अगर मल्टीपल ऑफ एटम्स हैं, मल्टीपल ऑफ एटम्स हैं, एटम्स हैं, तो उनका क्या रहेगा? अगर मल्टीपल ऑफ एटम्स हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी? डिक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सिंगल एटम है, सिंगल बॉन्डेड एटम है, सिंगल बॉन्डेड एटम की लेंथ जो है वो हमेशा ज्यादा होगी, उससे कम होगी सेकंड की, सेकंड मतलब डबल बॉन्डेड एटम की, और उससे भी कम होगी ट्रिपल बॉन्डेड एटम की। उससे भी कम क्या होगी? ट्रिपल बॉन्डेड एटम की। उसके बाद देखते हैं, अगर
किसी भी दो एटम का साइज जो है वो सेम है, साइज क्या है, सेम। अगर कोई भी दो एटम है, यूनिट एटम है, और उनका साइज जो है सेम है, यानी कि R1 जो है इज इक्वल टू है R2 के, तो इस केस में बॉन्ड लेंथ का हाफ जो है, हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, वो क्या बनेगा, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। लेकिन अगर साइज, एटम का साइज जो है वो डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है एटम का, तो उस केस में क्या रहेगा, रेडियस की जो है वो डिफरेंट रहेगी, रेडियस डिफरेंट रहेगी। तो एटॉमिक और एवरी एटम जो है, एवरी एटम कंट्रीब्यूट, एवरी बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट इन बॉन्ड लेंथ। हर एलिमेंट, हर बॉन्डेड एटम जो है वो कंट्रीब्यूट करता है बॉन्ड लेंथ में। अब कोई भी जो है क्या, कोवलेंट बॉन्ड होगा, कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है, जो एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनको बोलते हैं कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस। अगर आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियस। और अगर मेटालिक बॉन्ड बना रहे हैं तो क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियस। ये तो हुई दो बॉन्डेड एटम की बात। अगर कोई भी दो अनबाउंडेड एटम हो, यानी कि वो आपस में ना जुड़े हो, तो उनके लिए कैसे निकालेंगे, उनके लिए हम यूज करेंगे वैंडरवॉल रेडियस, वैंडरवॉल रेडियस। वैंडरवॉल रेडियस क्या है, वो एक एक्सेप्ट, वो एक साइज बता देती है हमें इसका, एटम का एक्सपेक्टेड साइज, क्या बता देगी, एक्सपेक्टेड साइज ऑफ एन एटम। अब इस बात का याद रखना, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हमेशा छोटा होगा, किससे, वैंडरवॉल रेडियस से। कोवलेंट रेडियस ऑलवेज स्मॉलर देन वैंडरवॉल रेडियस, इसके वैंडरवॉल रेडियस की। अब ऐसा क्यों होगा, कोई भी दो बॉन्डेड एटम कोवेलेंट अगर ऐसे है तो इनके बीच की रेडियस जो है वो कम रहेगी। एक तो ये कोवेलेंट रेडियस बॉन्डेड एटम हो गए, बॉन्डेड एटम की वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम रहेगी। और वैंडरवॉल जो है वो अनबाउंडेड एटम होंगे, जिसकी वजह से उनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इस वजह से कोवेलेंट रेडियस की वैंडरवॉल, सॉरी, कोवेलेंट रेडियस की बॉन्ड लेंथ हमेशा ज्यादा होती है वैंडरवॉल रेडियस से। इसके बाद देखते हैं हम बॉन्ड एंथैल्पी। इसके बाद देखते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, यानी कि हमें किसी भी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है किसी भी एटम को ब्रेक डाउन करने के लिए, किसी भी बॉन्डेड एटम को ब्रेक डाउन करने के लिए, बॉन्डेड एटम को ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। डेफिनेशन क्या हो जाएगी,
एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन वन मोल ऑफ continent is known as क्या बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी क्या बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी और इसकी यूनिट क्या होगी यूनिट केजी पर मोल यूनिट क्या हो जाएगी केजी पर मोल और अगर हम कोई भी दो पॉली एटॉमिक जो है एलिमेंट्स को पॉली एटॉमिक आइटम को डील कर रहे हैं तो इस केस में इस केस में उसकी हम क्या निकालेंगे एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इन केस ऑफ polyatomic bounded atom ये बात हुई बॉन्ड एंथैल्पी की। इसके बाद हम देखते हैं बॉन्ड एंगल। इसके बाद क्या देखेंगे हम बॉन्ड एंगल के बारे में अब हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल एंगल बिटवीन टू एंगल बिटवीन टू बॉन्ड जैसे कोई भी एटम हमने ले लिया के बीच का एंगल कितना ले लिया कुछ भी ले लिया ठीक है तो इसके बीच का एंगल जो होता है 145 डिग्री। तो इस एंगल से हमें क्या पता चलता है अभी किस चीज का एंगल है ये किसी दो एटम के बीच का एंगल तो नहीं है जो ये है बॉन्ड एंगल होता है बॉन्ड एंगल तो किसी ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल के बीच का जो एंगल होता है वो होता है बॉन्ड एंगल। किसी भी ऑर्बिटल के बीच का एंगल होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। ऑर्बिटल जो कोई भी इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है the angle between two orbitals that contain any electron is known as bond angle। इसको हम क्या बोलेंगे बॉन्ड एंगल। उसके बाद हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। उसके बाद क्या देखते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या कहते हैं किन्हीं भी दो एटम के बीच में किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है इन्हीं को हम बोलेंगे बॉन्डेड बॉन्ड ऑर्डर। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। क्या एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है वन बॉन्ड देन ऑर्डर ऑर्डर सॉरी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर इज वन। अगर ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड है टू बॉन्ड देन बॉन्ड ऑर्डर इज टू। और अगर नाइट्रोजन के बीच में थ्री बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर इज थ्री। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा थ्री होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन केस है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या फिर कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल है या फिर आयन है उसमें जो है आइडेंटिकल बॉन्ड होते हैं आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल एंड आयंस में क्या होते हैं आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल बॉन्ड
ऑर्डर। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं F2 का और O2 नेगेटिव का। इनमें क्या है, बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर सेम। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनको दोनों के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम। अगर सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनको ऑक्टेट बनाने के लिए भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। क्या बनाने के लिए, ऑक्टेट बनाने के लिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। और जैसे जैसे बॉन्ड इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉन्ड की लेंथ भी इंक्रीज हो। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज होता है तो बॉन्ड की लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर बॉन्ड की लेंथ जो है वो स्मॉल होगी तो, अगर बॉन्ड की लेंथ स्मॉल होती है तो उतनी ही ज्यादा उसमें क्या होती है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज होती है। जैसे इसकी लेंथ है, अगर इसकी लेंथ क्या है, स्मॉल है, तो ये स्टेबल है, वो टूट नहीं पाएगा। लेकिन नहीं, अगर कोई भी कुछ भी है, जैसे पेंसिल है, अगर इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी है तो वो तोड़ने में क्या होगी, आसानी होगी, तो ये अनस्टेबल होगा। यानी कि क्या है, बॉन्ड लेंथ अगर स्मॉल है तो स्टेबल रहेगा, बॉन्ड लेंथ अगर स्मॉल है तो बॉन्ड की क्या रहेगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज रहेगी, बॉन्ड क्या है, स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज है तो बॉन्ड की, तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी, बॉन्ड की स्टेबिलिटी डिक्रीज रहेगी। बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी। और अगर बॉन्ड की स्टेबिलिटी डिक्रीज रहेगी तो एंथैल्पी जो है वो भी डिक्रीज रहेगी। ठीक है, और अगर बॉन्ड की स्टेबिलिटी इंक्रीज रहेगी तो एंथैल्पी भी क्या है, इंक्रीज रहेगी। तो इसके बाद हम आते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे जब हमने लेवी-स्टोन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा उसमें क्या है, हमने एक एग्जांपल लिया था CO3 नेगेटिव। उसमें क्या था, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बने थे, लेकिन वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमने किए नहीं। उस हिसाब से अगर हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन क्या है, वो अपने बॉन्ड जो है यहाँ भी शेयर कर सकता है, यहाँ से भी ऑक्टेट बना सकता है, और वो यहाँ से भी ऑक्टेट बना सकता है, और वो यहाँ से भी ऑक्टेट बना सकता है। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर के हमें क्या कहते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, ये ऑक्सीजन इसके साथ अपना बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, इसमें ये इसके साथ ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली फाउंड है वो जो है डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होता है, डॉटेड लाइन से क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है, और वो दोनों के साथ जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। यही जो है रियलिटी एग्जिस्ट होती है। लेकिन कैनोनिकल फॉर्म, इनको बोलते हैं हम कैनोनिकल फॉर्म्स, और इनको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटली फाउंड। तो ये तो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और ये जो है रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। यही हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है बताता है। इसमें क्या है, लेस एनर्जी होती है, और लेस एनर्जी होने की वजह से ये मोर स्टेबल होते हैं। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें कहता क्या है कि whenever a single Lewis structure describe a molecule accurately, a number of, मतलब जब कोई सिंगल लेविस स्ट्रक्चर जो है वो मॉलिक्यूल की एक्यूरेट लोकेशन को नहीं बता पाता है, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विद इन सिमिलर एनर्जी पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर बॉन्डिंग या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जब कोई भी एक सिंगल लेविस स्ट्रक्चर वो मॉलिक्यूल की एक्यूरेटली को ना बता पाए तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर बनते हैं, और वही हमें क्या बता पाते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हाइब्रिड which describe the molecule accurately, जो molecule accurately को डिस्क्राइब करते हैं। ये बात हुई रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में। कल जो है हम पढ़ेंगे बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स को कल हम देखेंगे। ये तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।